गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले 7 लेक्चर्स से खंड क सिविक्स का नागरिक शास्त्र का पाठ 5 अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं, विधायिका लेजिस्लेचर। आज इसका पार्ट 8 है बच्चों। 7 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिलता है, ये आपको मालूम है कि लोकसभा में राजनीतिक दल खड़े होते हैं और जिस दल को बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है। तो जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का गठन होता है। संभव है कि बहुमत होने पर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगा, तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग करके कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार के विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक जनसाधारण का भली भांति प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। तो संसदीय नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। यह कार्य नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह कार्य कई तरीकों से करती है। विशेष रूप से 4 तरीके हैं बच्चों। एक, बहस या वाद विवाद के द्वारा। दूसरा है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृत करके। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण करके। और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव ला करके। पहला है उसमें बहस या वाद विवाद। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर प्राप्त होता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर, इसमें पहला है प्रश्नकाल। संसद में अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों के सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। दूसरा है शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उनका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव का भी विधान है, जिसे शून्यकाल कहा जाता है। दूसरा है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। इसके पहले प्रश्नकाल या अभी मैंने बताया शून्यकाल। प्रश्नकाल सरकार के कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों द्वारा निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सर्वाधिक उपस्थिति भी रहती है। अधिकांश प्रश्न लोकहित के विषयों पर यानी जनता के हित के प्रश्नों पर, जैसे मूल्य वृद्धि है या अनाज की उपलब्धता है, समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार हैं, दंगे हैं, काला बाजारी है, इन पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए ये प्रश्नकाल होता है। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिल जाता है।
प्रश्नकाल में वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना, सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इसमें सदन का बहुत समय नष्ट हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियासत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। दूसरा है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को स्वीकृति देने या अस्वीकृत करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इस अधिकार के द्वारा ही संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं होता है, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल-तोल और समझौते होते। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो और राज्यसभा में न हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी के साथ हुआ या 2000 में राजक सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों जैसे लोकपाल विधेयक, आतंकवादी निरोधक विधेयक जो 2000 में आया, इसमें राज्यसभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दलों की सरकारें थी। वित्तीय नियंत्रण। सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे प्रस्तुत करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण रखने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और संसद के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले में जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार बच्चों क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त होता है, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम और काल्पनिक अधिक होती। लेकिन सन 1989 में 1989 के पश्चात से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा था। इसमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सके। तो इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें तथा सरकार और विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशन और इसमें होने वाली बहस पर खर्च किए जाने के समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं। अब है बच्चों संसदीय समितियां। क्या करती हैं ये संसदीय समितियां? क्यों इनके गठन की आवश्यकता है? क्या कारण? वर्तमान में अधिकांश देशों में विधानमंडल अपने कार्यों को अधिक कुशलता और शीघ्रता से करने के लिए अनेक समितियों का गठन करते हैं। इन समितियों का गठन करने के अनेक कारण हैं। पहला कारण क्या है? वर्तमान में कानून बनाने का कार्य बहुत जटिल और तकनीकी है। वर्तमान में कानून बनाने का कार्य बहुत जटिल और तकनीकी हो गया है।
विधानमंडल के सभी सदस्य इस कार्य में निपुण नहीं होते हैं, अतः विशेषज्ञों की समिति द्वारा कानून बनाने का कार्य अधिक सरलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरा, वर्तमान में विधानमंडल के कार्य अत्यधिक विस्तृत और व्यापक हो गए हैं। इनके पास इतना अधिक समय नहीं है कि प्रत्येक विधेयक पर वह सूक्ष्मता से विचार कर सकें, अतः इस कार्य को वर्तमान में समितियां ही संपादित करती हैं। समितियां विभिन्न विधेयकों पर विस्तृत वाद विवाद कर सकती हैं, वे सभी प्रकार के रिकॉर्डों को मंगवा सकती हैं, गवाहों को बुलवा सकती हैं और आवश्यक बातों की छानबीन भी कर सकती हैं। ये कार्य सदन में संभव नहीं है और कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी समितियों का गठन किया जाता है। समितियों का गठन कौन करता है बच्चों? समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति करता है। समिति का कोई भी सदस्य लिखित रूप से त्यागपत्र दे सकता है। प्रत्येक समिति का कार्यकाल निश्चित होता है। समिति की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं तथा अध्यक्ष सभापति को समान मत की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समितियां और दूसरी हैं तदर्थ समितियां। तदर्थ मतलब किसी कारण के लिए बनाई गई और वो कारण विशेष हो जाने पर उसको समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय संसद में की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? यह निम्नलिखित समितियां प्रमुख हैं। पहली है कार्य परामर्शदात्री समिति। यह समिति संसद के समस्त कार्यों के संचालन में सहायता करती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा का अध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष होता है। सदन का कार्य आरंभ होते ही इस समिति का गठन कर दिया जाता है। यह समिति सदन के कार्यों को संचालित करने के लिए नियम बनाती है। दूसरी है याचिका समिति। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। इसका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा सदन के प्रारंभ में ही कर दिया जाता है। इस समिति का कार्य व्यक्तियों तथा लोकसभा द्वारा प्रेषित याचिकाओं पर सदन को परामर्श देना है। यह समिति प्रत्येक उस याचिका की जांच करती है जो उसे सौंपी जाती है। तीसरी है प्राक्कलन समिति। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। समिति का चुनाव प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। इस समिति का कार्य प्रत्येक विभाग के आय व्यय तथा वार्षिक वित्तीय विवरण के प्राक्कलनों का समय समय पर विश्लेषण करना तथा सदन की मितव्ययता का सुझाव देना है। लोक लेखा समिति। इस समिति का चुनाव प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से किया जाता है। इस समिति के कुल सदस्य संख्या 22 है। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा में से होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रतिवर्ष यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विवरणों की जांच करती है तथा अपना प्रतिवेदन संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इस समिति की रिपोर्ट सरकार के लिए चेतावनी का कार्य करती है। 5वीं है प्रवर समिति। यह वह समिति है जो साधारणतः प्रत्येक विधेयक पर अपने विचार तथा उससे संबंधित विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करती है। प्रवर समिति किसी विधेयक विशेष के लिए बनाई जाती है और रिपोर्ट देने के बाद उसका अंत हो जाता है। प्रत्येक ऐसी समिति के गठन का प्रस्ताव, उसके सदस्यों की संख्या, उसकी सदस्यता का होना विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार होता है। प्रवर समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सदन का अध्यक्ष करता है। 6ठी है व्यक्तिगत सदस्य समिति। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों की जांच करना है। विशेषाधिकार समिति। इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। सदन के प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को का मनोनयन किया जाता है। यदि संसद तथा उसके विशेषाधिकारों का मामला उठ खड़ा हो तो यह समिति उसकी जांच करती है। नियम समिति। इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं जिन्हें लोकसभा के अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए मनोनीत करते हैं। यह समिति संसद द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करती है। संसदात्मक समिति। यह समिति सदन से संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है तथा सदन के समक्ष अपने विवरण को प्रस्तुत करती है।
सरकार द्वारा प्रदत्त आश्वासन समिति, इस समिति का मुख्य कार्य यह जांच करना है कि मंत्रियों ने समय समय पर जो आश्वासन दिए हैं वे पूरे किए हैं कि नहीं। समिति सदन की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और बताती है कि मंत्रियों ने अपने आश्वासन, प्रतिज्ञाओं या वचनों का पालन किस सीमा तक किया। अधीनस्थ विधान समिति संबंधी समिति, यह समिति पर्यवेक्षण करती है कि राज्यों और अन्य विभिन्न प्रशासनिक निकायों द्वारा कानून बनाने का कार्य समुचित रूप से चल रहा है अथवा नहीं। संविधान द्वारा अन्य विधियों का सम्यक पालन अधीनस्थ प्राधिकरण कर रहे हैं अथवा नहीं। और लास्ट है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। इस समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। किसी मंत्री को इस समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए इन सदस्यों की पदावधि नहीं होती और ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करती है। आज जितना समझाया बच्चों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है। दूसरा, संसदीय समितियों के गठन के कारण बताइए। तीसरा, समितियों का गठन कौन करता है। और चौथा, संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए। अब इसमें इस चैप्टर में लास्ट चीज रह गई है कि संसद कानून कैसे बनाती है। ये लास्ट रह गया है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।